हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज का ये जो वीडियो रहेगा 1 से लेकर 5 दिसंबर की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, दिसंबर महीने का पहला वीडियो है। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। देखो इसमें क्या बोला गया है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन whose recommendations spanning a 5-year period starting from which date। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी है, जिसकी सिफारिशें किस तारीख से शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए लागू होंगी। ये इसमें पूछा गया। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन से मिलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग आंसर में जानते हैं। ठीक है, तो पहले इसका आंसर जानते हैं, फिर ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में चीज़ों को हम लोग और जानने की कोशिश करेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2026। ठीक है ना, 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 से जो है ये जो 16वां वित्त कमीशन गठित किया गया है, इसकी जो सिफारिशें होंगी, इसका जो रिकमेंडेशंस होगा वो 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 सालों के लिए लागू होगा। अब क्वेश्चन से क्या इन्फॉर्मेशन मिली है ये जान लो। ये जो फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया, ये 16वां फाइनेंस कमीशन है। इसकी जो सिफारिशें होंगी, इसका जो रिकमेंडेशंस होगा वो 5 साल की अवधि के लिए लागू होगा, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, पूछा क्या गया था कि किस डेट से स्टार्ट होकर 5 साल तक के लिए इसकी सिफारिशें लागू होंगी। ये इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2026। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, 16th फाइनेंस कमीशन के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है, जिसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होकर अगले 5 सालों तक के लिए रहेंगी। यानी कि कब से कब तक रहेंगी ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च, ठीक है ना, 2031 तक के लिए ये जो भी रिकमेंडेशंस हैं ये लागू रहेंगी। ठीक है, 5 साल की ड्यूरेशन के लिए। तो टोटली कितने साल का ड्यूरेशन है, तो ये 5 ईयर्स की ड्यूरेशन के लिए ये लागू रहेगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले अगले 5 सालों को कवर करते हुए, यानी कि 31 मार्च 2031 तक की अवधि के लिए फाइनेंस कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक सबमिट कर देगा। ये डेट भी याद रखना, ठीक ना, 31 अक्टूबर 2025। ठीक ना, इस ड्यूरेशन में जो भी रिकमेंडेशंस लागू होने होंगे उसके लिए ये रिपोर्ट जो है 31 अक्टूबर 2025 तक फाइनेंस कमीशन को सबमिट कर देना होता है। संविधान के अनुच्छेद 281, संविधान के अनुच्छेद 281 जो संविधान का ये मतलब 280 अनुच्छेद का पहला सेक्शन जो है वो फाइनेंस कमीशन की स्थापना के तौर तरीकों के बारे में बताता है। ठीक है ना, थोड़ा सा जान लेते हैं कि फाइनेंस कमीशन और क्या क्या करेगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले अगले 5 सालों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले की सिफारिश करेगा। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए एक प्रॉपर फार्मूले को मतलब ये इस्टेब्लिश करेगा, उसकी सिफारिश करेगा कि किस तरीके से स्टेट और सेंटर के बीच में जो है वो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जाना चाहिए। ठीक है ना, दूसरा काम ये करेगा कि भारतीय संविधान के चैप्टर 1 के पार्ट 12, चैप्टर 1 के पार्ट 12 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी ये सिफारिश करेगा। ठीक है ना, एक तो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, दूसरा क्या करेगा कि टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी ये सिफारिश करेगा। इंडिया की जो संचित निधि होगी, स्टोर्ड जो कैपिटल होगी, राशि होगी, उससे राज्यों को जो है सहायता अनुदान देने के लिए नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के बारे में भी अपने सुझाव देगा। ठीक है ना, होता क्या है ना कि भारत सरकार के पास में बहुत सारे पैसे होते हैं, फंड होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो देखते होंगे आप कि जो भारत सरकार होती है, केंद्र सरकार जो होती है, वो समय समय पर राज्य सरकारों को क्या करती है कि सहायता राशि देती रहती है। जैसे किसी राज्य में बाढ़ आ गई, किसी राज्य में सूखा पड़ गया है, किसी राज्य में कुछ और मिसहैपनिंग हो गई, या फिर सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट होती है अगर उसी की गवर्नमेंट स्टेट में होती है तो एक अलग से मेहरबानी रहती है कि उसको फंड देते रहते हैं डेवलपमेंट वगैरह कराने के लिए, इलेक्शन वाला माहौल बना के। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो जो इंडिया का कैपिटल होगी, जो भारत सरकार की निधि होगी, संचित निधि होगी जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलें, तो उससे राज्यों को सहायता अनुदान देने के लिए नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के बारे में अपने सुझाव देगा। ठीक है ना, उसको नियंत्रित कैसे किया जा सके
इसके बारे में ये जो 16वां वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, वो अपने सुझाव देगा। और ये जो सुझाव रहेंगे इसमें से मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाने वाली राशि का निर्धारण करना शामिल है कि कितनी राशि दी जाएगी, इसको निर्धारित करना, ये सबसे ज्यादा मेन है, ठीक है ना। किसी भी राज्य के कंसोलिडेटेड फंड को बढ़ाने के सुझावों पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा ये फाइनेंस कमीशन। यह आयोग जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव से संबंधित करंट फाइनेंस स्ट्रक्चर का भी रिव्यू करेगा और अपने सुझाव देगा। और इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बनाए गए फंड की जांच करना और सुधार या बदलाव के लिए जो भी रिकमेंडेशंस होंगी वो देगा, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे 16वें वित्त आयोग के जो आपको जानना जरूरी था। इसके अलावा क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। भारत के अगर हम लोग बात करें इंडिया में वित्त आयोग की, तो जो इंडिया में वित्त आयोग है, जो फाइनेंस कमीशन है, वो भारतीय संविधान के 280 के तहत में, भारतीय संविधान के 280 अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सैद्धांतिक निकाय है ये, ठीक है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है कि इसका फाइनेंस कमीशन का, वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना, टैक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन सब चीज़ों की सिफारिश करना, रिकमेंडेशंस देना, ठीक है ना। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए अपने सुझाव देता है ये, ठीक है। ये 16वां वित्त आयोग है। 15वें वित्त आयोग की अगर हम लोग बात करेंगे तो 15वें वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो 27 नवंबर 2017 को किया गया था और इसने 1 अप्रैल 2020 से, कब से, 1 अप्रैल 2020 से अगले 6 वर्षों को कवर करने के लिए, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 5 साल है, यहाँ पे 6 साल, ये चीज समझना, ठीक है ना। 15वां वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था और इस 15वें वित्त आयोग ने इसकी जो सिफारिशें थी 1 अप्रैल 2020 से लेके अगले 6 वर्षों तक के लिए, ठीक है ना, इसकी सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं। इसीलिए 16वां वित्त आयोग जो है वो 1 अप्रैल 2026 से 5 सालों के लिए होगा, 20 से 6 साल के लिए, यानी कि 26 तक ही चला जाएगा ना, 31 मार्च 2026 तक चला जाएगा 15वां। तो 16वां वित्त आयोग कब से स्टार्ट होगा, तो 16वां देखो 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझना, 15वां वित्त आयोग 6 साल के लिए था, 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2026 तक। 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2031 तक, ये 5 साल के लिए है 16वां। 15वां जो था वो 6 साल के लिए था। 15वें का जो गठन है वो 27 नवंबर 2017 को किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझते हुए चलना, ठीक है ना। नॉर्मली फाइनेंस कमीशन को 2 साल का समय लगता है अपने सुझाव देने के लिए, ठीक है। जो भी ये अब देखोगे आप लोग कि अभी जो ये 16वां वित्त आयोग है इसका गठन कर दिया गया है, तो ये जो गठन कर दिया गया है ये 23 में किया गया है ना, 23 दिसंबर में किया गया है और ये अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करेगा 31 अक्टूबर 2025 तक करेगा, यानी कि लगभग 2 साल का समय इसको लगता है अपनी सिफारिशें, अपनी रिकमेंडेशंस देने के लिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 17 में गठित किया गया था, उसके बाद में फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट की, फिर वो जाके 20 से लागू हुआ था, तो 25 तक ये अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्टें सबमिट कर देगा। फिर 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 सालों के लिए, यानी कि 31 मार्च 2031 तक की इसकी रिकमेंडेशंस लागू हो जाएंगी, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के क्लॉज 1 के तहत में फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल या फिर इससे पहले गठित कर देना होता है। हालांकि जो 15वां वित्त आयोग की सिफारिश थी वो 6 साल के लिए की गई थी, इसलिए 16वां वित्त आयोग थोड़ा सा डिले हो गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया था। इस क्वेश्चन से संबंधित मैक्सिमम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आप लोगों को बता दी गई हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था, ठीक। चीज़ों को आप लोग समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो एक बार पीछे करके फिर से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस पूरे के पूरे बनते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बाय व्हिच नेम LIC हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू लाइफ इंश्योरेंस प्लान विद लाइफ टाइम गारंटेड टर्म। LIC ने हाल ही में किस नाम से आजीवन गारंटी शुदा रिटर्न वाली एक नई जीवन बीमा योजना लॉन्च की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा LIC जीवन उत्सव, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस जो इंश्योरेंस प्लान है इसके बारे में नहीं जानेंगे, इसके बारे में अलग से वीडियोस में बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ और दूसरे चैनल पर अपना मैं डालता रहूँगा, जहाँ पर इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी कुछ स्कीम्स वगैरह आती हैं या फिर गवर्नमेंट के सरकारी बैंकों की कोई स्कीम आती है या फिर कोई अकाउंट वगैरह लोग ओपन करते हैं तो उसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इसके लिए एक अलग से चैनल पे मैं वीडियोस वगैरह डालना स्टार्ट करूँगा। हालांकि ये चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी भी नहीं है कि इंश्योरेंस प्लान क्या है, कैसे क्या है,
ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे इसको नहीं डिटेल में कर रहा हूँ, उसको मैं सेकंड चैनल पे कहीं ना कहीं डालूंगा, वहाँ से मतलब मैं बता दूंगा जब ये सारी चीज़ें क्रिएट करूँगा। देखना चाहते हो तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हम जो चीज़ें कवर कर रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड कर रहे हैं। तो एग्जाम में बस ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो पॉलिसी का नाम पूछा जाएगा, इसके फीचर्स वगैरह नहीं पूछे जाते हैं जहाँ तक मैंने अभी तक देखा और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, LIC की यहाँ पर बात हुई है तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। सिद्धार्थ मोहंती ये इसके क्या हो जाएंगे, चेयरपर्सन हो जाएंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD इकोनॉमिक आउटलुक नवंबर 2023 टाइटल्ड रिस्टोरिंग ग्रोथ, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रियल GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। क्वेश्चन बढ़िया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD के आर्थिक आउटलुक नवंबर 2023 के अनुसार, जिसका शीर्षक रिस्टोरिंग ग्रोथ है, 2024 वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की अपेक्षित वास्तविक GDP क्या है। ठीक है ना, इंडिया की रियल GDP क्या है फाइनेंशियल ईयर 2024 में OECD के द्वारा पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसका नाम है रिस्टोरिंग ग्रोथ। ठीक है ना, क्वेश्चन GDP वाला है, इंपॉर्टेंट बनेगा। मैंने पहले से ही बताया था ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले, और आप लोगों को हमेशा मैं ये बताता रहता हूँ कि GDP के लिए एक अलग से पेज आप लोग बना लिया करो, लोन अमाउंट के लिए एक अलग से पेज आप बना लिया करो। जब भी कोई GDP आए, कुछ भी अपडेट आए GDP का, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग अपनी GDP अपडेटेड करके लिखते जाया करो। लोन का कोई क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे आप करके लोन का अपना चीज़ें लिखते जाया करो, क्योंकि होता क्या है ना कि लोन अमाउंट से क्वेश्चंस आते ही हैं, GDP से क्वेश्चंस PO क्लर्क में, क्लर्कल लेवल के एग्जाम में आ ही जाते हैं। ठीक है ना, लास्ट ईयर तो स्केल 3 में भी GDP पूछ लिया गया था। तो ये कुछ ऐसे एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम लोग थोड़ा सा बस रेगुलर देखते रहें तो ये हमको याद रहते हैं और चीज़ें हमारे लिए इजी कर देते हैं, और 1 नंबर 2 नंबर मतलब जो भी जितने के क्वेश्चंस आते हैं इजी कर देते हैं, इजीली हमको मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर आप अभी तक आप लोग नहीं भी बनाए तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि एक GDP के लिए पेज, एक लोन अमाउंट के लिए पेज, इस तरीके से आप बना लो। जो भी नोट्स वगैरह बनाते हो उसके लिए 2-3 पेज अपना खाली कर दो, वहाँ पे आप लोग लिखते रहा करो। ठीक है ना, इससे चीज़ें याद करना आसान हो जाएगा, और इसको अपडेट कर लेना आप लोग जो भी आप लोग बनाए हो। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा 6.3% ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, और ये बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 24 की। OECD ने अभी फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए इंडिया की एक्सपेक्टेड GDP हो 6.3% की अनुमानित की है, और फाइनेंशियल ईयर 25 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अनुमान 6.1% का है। तो 24 और 25 फाइनेंशियल ईयर दोनों, इन दोनों के बारे में GDP आपको बता दी गई है। दोनों आप लोग नोट डाउन करके रखना, एग्जाम में क्या पूछा जाए किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग इसकी तैयारी करते रहना, इस हिसाब से नोट्स में अपने आप लोग उसको लिखते रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The SBI Mutual Fund (SBI MF) has recently received approval from the RBI for acquiring aggregate holding of up to 9.9% of the paid-up share capital or voting rights of which bank? SBI Mutual Fund ने को हाल ही में किस बैंक की भुगतान की गई शेयर पूंजी का 9.99% तक की हिस्सेदारी हासिल करने या फिर वोटिंग राइट्स या फिर वोटिंग अधिकार हासिल करने के लिए RBI से भी हाल ही में मंजूरी मिली है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस जो हैं वो आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा करुण वैश्य बैंक, ऑप्शन नंबर डी। करुण वैश्य बैंक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी हाल ही में जो है SBI म्यूचुअल फंड को RBI से ये मंजूरी मिली हुई है कि ये जो है कौन, SBI म्यूचुअल फंड करुण वैश्य बैंक में अपनी एग्रीगेट होल्डिंग्स को 9.99% तक बढ़ा सकता है। ठीक है ना, पेड अप शेयर कैपिटल का, या फिर वोटिंग राइट्स को इंक्रीज कर सकता है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना, और 1 साल के भीतर इसकी जो ड्यूरेशन दी गई है 1 साल का, 1 साल के भीतर ये एक्विजिशन कंप्लीट कर लेना है। और ये ध्यान रखना है कि 9.99% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल का जो है उससे 9.99% से ज़्यादा एग्रीगेट होल्डिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में, ऐसा RBI ने बोला है, और 1 साल का ड्यूरेशन दिया हुआ है। करुण वैश्य बैंक की बात हो रही है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है करुण तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। स्मार्ट वे टू बैंक, ठीक है, स्मार्ट वे टू बैंक, ये क्या हो जाएगी, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। ठीक है, बी रमेश बाबू ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। बी रमेश बाबू ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। ये बात होगी करुण वैश्य बैंक की। ऑप्शन में IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दिया गया है। इनका हेडक्वार्टर, MD एंड CEO, ठीक है ना, टैगलाइन, और इसके साथ साथ में इस्टेब्लिशमेंट ईयर। ठीक है ना, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये सारी चीज़ें आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलना।
और ये PDF में वीडियोज़ में पिछले के मैं कई बार सारी चीज़ें बताते रहता हूँ, तो इसको आप लोग याद करते हुए चलना। हालांकि स्केल 2 और स्केल 3 वालों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछने को तो खैर कुछ भी पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं सारी चीज़ें कवर करते हुए चलता हूँ। लेकिन जो PO और क्लर्कल कैडर वाले एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, उनके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ये दो क्वेश्चन मतलब पूछ सकते हैं, एक नंबर में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू ऑफर एक्सेसिबल फाइनेंसिंग सोल्यूशन फॉर वाटर एंड सैनिटेशन सोल्यूशंस which small finance bank has recently partnered with water.org, a global non-profit organization dedicated to providing clean water and sanitation। ठीक है, जल और स्वच्छता समाधानों के लिए सुलभ वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में water.org के साथ में साझेदारी की है, जो कि स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान करने के लिए समर्पित एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है, यानी कि NGO है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी हाल ही में water.org के साथ में क्या किया हुआ है, इसके साथ में एक पार्टनरशिप किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? जिससे कि वाटर एंड सैनिटेशन सॉल्यूशंस के लिए एक्सेसिबल फाइनेंसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किया कर सके। ठीक है ना, यानी कि जल और स्वच्छता समाधानों के लिए इजी एक्सेसिबल फाइनेंसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके, उनको इजीली लोन वगैरह प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है ना, यहाँ पर बात हुई water.org की, तो ये बेसिकली क्या है, तो ये एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना, ये ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये NGO नहीं होगा, ये ग्लोबल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन के लिए काम करता है, उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये काम करता है। ठीक है ना, तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इस पार्टनरशिप के हो जाने के बाद में water.org जो है, ये पार्टनरशिप जब हो जाएगी तो इसके बाद में water.org जो है वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की मदद करेगा उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए जहां पर क्लीन वाटर और हाइजेनिक सैनिटेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता होगी। ठीक है, और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके लिए 6,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का, ठीक है ना, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके लिए 6,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन ऑफर करेगा। 2022 की अगर डाटा की हम लोग बात करें तो 2022 में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 5,000 से भी ज़्यादा लोगों को 30 करोड़ रुपए से अधिक का वाटर एंड सैनिटेशन लोन डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। वाटर एंड सैनिटेशन लोन को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, वाटसन लोन। ठीक है ना, ठीक ना, WAT से वाटर, SAN से सैनिटेशन वाला जो है, तो इसको जो है इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, तो ये आप लोग की नॉलेज में होना चाहिए। बात हो रही थी 2022 की। 2022 में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 5,000 से भी ज़्यादा लोगों को 30 करोड़ रुपए से भी अधिक का वाटर एंड सैनिटेशन यानी कि वाटसन लोन डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की यहाँ पर बात चल रही है, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बारे में अगर हम लोग इसके जानने की कोशिश करें तो कर्नाटका, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इत्तिरा डेविस, ठीक है ना, इत्तिरा डेविस जो हैं वो इसकी MD एंड CEO हो जाएंगे। उज्जीवन के बारे में मैंने बता दिया। उत्कर्ष जन और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आप लोगों को आता होगा। इसी उम्मीद के साथ में मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द इंटीग्रेशन ऑफ ई-प्रोक्योरमेंट एंड ई-ऑक्शन सिस्टम व्हिच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद NCDEX ई-मार्केट्स लिमिटेड। ठीक है, ई खरीद और ई नीलामी प्रणालियों के एकीकरण को मजबूत करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में NCDEX ई-मार्केट्स लिमिटेड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन नंबर है फेडरल बैंक इज द राइट आंसर। इस पार्टनरशिप के हो जाने के बाद में एक एडवांस ई प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन की सुविधा प्राप्त होगी और इसके साथ साथ ये जो पार्टनरशिप होगी वो केंद्र और राज्य सरकार के संगठनों के लिए ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर करेगी और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करेगी। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। फेडरल बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो अलुआ केरला में जो है वो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। श्याम श्रीनिवासन जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। HDFC, ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में सारी चीज़ें आपको आती होंगी, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोरैप रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 24? हाल ही में
जारी एसबीआई इकोरैप रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है। फिर से जीडीपी का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है ना। जीडीपी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, मैंने इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में बताया था कि एक पेज बना लेना, वहाँ पे लिखते रहना, ठीक है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एसबीआई को रिपोर्ट रिलीज की गई है और उस रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए इंडिया की प्रोजेक्टेड जीडीपी क्या है ये इसमें पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा 7%, ऑप्शन नंबर सी। 7% ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पहले ये अनुमान 6.7% का हुआ करता था, जिसे अब बढ़ा के 7% कर दिया गया है। नेक्स्ट, बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड विच इंडियन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइंड एमओयू फॉर कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रिगार्डिंग द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL। बैंक ऑफ इंग्लैंड और किस भारतीय वित्तीय संगठन ने हाल ही में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और इसका जो आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI T रविशंकर और डिप्टी गवर्नर ऑफ इंग्लैंड सराह ब्रीडेन, इन दोनों ने ये MOU साइन किया हुआ है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग और जान ले रहे हैं, थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ में RBI ने फेमा एक्ट 1999, ठीक ना, RBI ने फेमा एक्ट 1999 के सेक्शन 11(1) के सेक्शन 11(3), ठीक है ना, सेक्शन 11(3) के तहत में क्या किया है कि सेक्शन 11(3) के तहत बैंक ऑफ अमेरिका पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, ठीक ना। RBI ने फेमा एक्ट 1999 के सेक्शन 11 के सब सेक्शन 3 के तहत में बैंक ऑफ अमेरिका पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। और ये जुर्माना क्यों लगाया गया है, तो ये जुर्माना जो लगाया गया है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS स्कीम के कुछ इंस्ट्रक्शंस का पालन नहीं करने के कारण ये 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। सेबी हैज एक्सटेंडेड द टाइमलाइन ऑफ लिंकिंग सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल स्कोर्स प्लेटफॉर्म विद ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल टिल व्हिच डेट, ठीक है ना। सेबी ने सेबी शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल यानी कि ODR ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल से जोड़ने की समय सीमा को किस तारीख तक बढ़ा दी है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले इसका आंसर जानेंगे, फिर इसके पीछे की थोड़ी सी राम कहानी समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इस क्वेश्चन से हम लोग चीज़ों को रिलेट कर पाएँ और चीज़ें हमें याद हो जाएं। इसका जो आंसर होगा 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन अच्छा है। लास्ट ईयर एग्ज़ाम था, तो लास्ट ईयर के किसी एक एग्ज़ाम में स्कोर का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक ना। तो ये आप लोग जानना, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है ये, ठीक ना। तो स्कोर का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये सामने ही है आपके। ये चीज़ आप लोग याद रखना, PDF में भी मैं डाल दूंगा। तो इस तरीके से भी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसके लिए भी आप लोग मतलब मेंटली प्रिपेयर रहा करो, ठीक है ना। स्कोर का फुल फॉर्म सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल हो जाएगा, ठीक है। PDF में भी दूंगा मैं, तो मैं बस बताते हुए चल रहा हूँ कि किस किस तरीके से और कैसे कैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके लिए हमको मेंटली प्रिपेयर होना होता है, ठीक है ना। और अभी इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है, अभी इसकी डेडलाइन बढ़ा के 1 अप्रैल 2024 कर दी गई है। पहले ये डेडलाइन क्या हुआ करती थी ये भी जानना जरूरी है। तो पहले ये जो डेडलाइन हुआ करती थी 4 दिसंबर 2023 तक की हुआ करती थी, जिसे अब बढ़ा के 1 अप्रैल 2024 कर दिया गया है, ठीक है ना। थोड़ा सा और समझते हैं, अभी चीज़ें आपको कम समझ में आई होंगी, थोड़ा सा और चीज़ों को एक्सपांड कर रहे हैं, आप थोड़ा सा समझ में आना स्टार्ट होगा, ठीक ना। स्कोर क्या है बेसिकली, पहले तो ये जान लो। स्कोर एक इनिशिएटिव है सेबी का, जो कि 2011 में लॉन्च किया गया था। स्कोर जो है वो सेबी का एक इनिशिएटिव है जो कि 2011 में लॉन्च किया गया था। बेसिकली ये जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो निवेशक होते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने अनरिजॉल्व्ड या फिर अनसुलझे हुई शिकायतों को किसी भी लिस्टेड कंपनी या रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के अगेंस्ट में फाइल कर सकते हैं। बेसिकली स्कोर जो है वो 2011 में सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्लेटफॉर्म है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए है। और इन्वेस्टर्स वहाँ पे करते क्या हैं, इन्वेस्टर्स वहाँ पे जाते हैं और जो भी उनके अनरिजॉल्व क्वेरीज होती, अनरिजॉल्व इश्यूज होते हैं, जो भी उनके अनसुलझी हुई शिकायतें होती हैं,
वो शिकायतें किसी भी लिस्टेड कंपनीज के अगेंस्ट हो सकती हैं, वो किसी भी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के अगेंस्ट हो सकती हैं, वहां पे जाके वो फाइल कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट्स को। तो ये हो गया स्कोर, ठीक है ना। और इसी स्कोर को ओडीआर पोर्टल से लिंक करने के लिए, ओडीआर यानी कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है ना, समझना आप लोग। थोड़ा सा 1-2 मिनट अपने आप को मुझे समर्पित कर दो, जो बोल रहा हूँ ध्यान से एक चीज सुनने की कोशिश करो, यहीं पे याद हो जाएगा, अलग से पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। स्कोर के बारे में मैंने बताया, और इसी स्कोर को ओडीआर पोर्टल से लिंक करने के लिए सेबी ने 20 सितंबर 2023 को एक डिटेल्ड सर्कुलर जारी किया था। फिर से सुनो आप लोग, ठीक है ना, फिर से सुनो आप लोग। स्कोर के बारे में मैंने बताया, ओडीआर पोर्टल के बारे में बताया। ओडीआर पोर्टल यानी कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल होता है। तो इसी स्कोर्स को ओडीआर पोर्टल से लिंक करने के लिए सेबी ने 20 सितंबर 2023 को एक डिटेल्ड सर्कुलर जारी किया था, ठीक ना, जिसे हम लोग जब सितंबर वाला अपना हम लोग कोर्स में पढ़ रहे थे, सितंबर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सितंबर में थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग पढ़ा हुआ है। और अभी क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को मैं कि क्या है ये स्कोर प्लेटफॉर्म के बारे में, थोड़ी सी और चीज़ें बता देता हूँ। देखो, स्कोर प्लेटफॉर्म को मैंने आपके बारे में बता ही दिया है, ठीक है ना, कि कोई कंप्लेंट वगैरह रिसीव यहाँ पे मतलब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि कोई भी कंप्लेंट रिसीव करने के 21 दिनों के भीतर, कोई भी कंप्लेंट रिसीव्ड होने के 21 दिनों के भीतर जो भी कंपनीज होती हैं उनको स्कोर पोर्टल पर अपना एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। यानी कि 21 दिनों के भीतर उनको जो स्कोर पोर्टल है उस पर ये बताना होता है कि उन्होंने क्या एक्शन लिया हुआ है इस कंप्लेंट के अगेंस्ट में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बेसिकली काम करता है। थोड़ी बहुत और डिटेल में पीडीएफ में दे दूंगा, वहां से एक बार आप लोग जाके मतलब पढ़ लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन अच्छा था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेबी की यहाँ पर बात हो रही है, माधवीपुरी बच इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रशेखर घोष है रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक फॉर हाउ मेनी ईयर्स। चंद्रशेखर घोष को अभी हाल ही में कितने वर्षों के लिए बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 ईयर्स, ठीक है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 3 सालों के लिए। चंद्रशेखर घोष को बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में अगले 3 सालों के लिए जो है मतलब इनको फिर से नियुक्त कर दिया गया है 9 जुलाई 2024 तक। तो अभी इनका कार्यकाल है ही है, 9 जुलाई 2024 तक तो इनका कार्यकाल है ही है। इसके बाद भी 3 ईयर्स के लिए इनके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है, ये भी आप लोग जानिएगा, ठीक है ना। बात यहाँ पर बंधन बैंक की हुई है, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ वो हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। आपका भला सबकी भलाई, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी 3 ईयर्स इज द राइट आंसर। बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ के बारे में बात करेंगे तो क्वेश्चन में बता दिया गया कि चंद्रशेखर घोष हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which state government has recently signed an MOU with the National Dairy Development Board (NDDB) for holistic development of the dairy sector in the state? हाल ही में किस राज्य में डेयरी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीबी) के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी मतलब होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। ऑप्शन नंबर बी आसाम इज द राइट आंसर। 1 लाइनर करेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाउ मच लोन हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर द उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द पावर सप्लाई। बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, क्षमता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। 200 मिलियन यूएसडी ऑप्शन नंबर बी, 200 मिलियन यूएसडी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 200 मिलियन यूएसडी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लोन अमाउंट का क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था कि लोन के लिए 2-4 पेज अलग से छोड़ दो, जीडीपी के लिए 2-4 पेज अलग से छोड़ दो, वहीं पे आप लोग सारी चीजें लिखा करो। तो इसी तरीके से आप लोग कर लेना। फिलहाल इस क्वेश्चन में प्रोजेक्ट का नेम आप लोगों को याद रखना है। क्या है प्रोजेक्ट का नेम? उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये आपको याद रखना है। कितने का लोन दिया गया है? 200 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया, ये याद करना है। क्यों दिया गया है ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए किसे दिया गया है? उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है। ये सारी चीजें आप लोग याद करना। और इसके साथ साथ में जापान फंड
फॉर प्रॉस्परस एंड रेजिलिएंट एशिया एंड पैसिफिक के द्वारा भी इस प्रोजेक्ट को 2 मिलियन यूएसडी का सहायता दिया गया है। तो अगर एडीबी पूछा जाएगा तो 200 मिलियन यूएसडी का आंसर आप लोग करना, और अगर पूछा जाएगा कि जापान फंड फॉर प्रॉस्परस एंड रेजिलिएंट एशिया एंड पैसिफिक के द्वारा कितने का लोन दिया गया है तो उस कंडीशन में आंसर 2 मिलियन का हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग याद करना, ठीक है, और सेम प्रोजेक्ट के लिए ही ये दिया गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज which company has recently partnered with DBS Bank India, Visa and Amazon। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को व्यापक श्रेणी की सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में DBS बैंक इंडिया, वीज़ा और अमेजोन के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है गोदरेज कैपिटल, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। गोदरेज कैपिटल ने अपने इनिशिएटिव गोदरेज कैपिटल निर्माण के तहत में ये पार्टनरशिप किया हुआ है। बहुत ज़्यादा डीप पे नहीं जाएंगे, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी फॉर इट्स कैंपेन करो बड़े सपनों की तैयारी। हाल ही में अपने अभियान करो बड़े सपनों की तैयारी के लिए PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी स्मृति मंधाना इसका आंसर हो जाएगा, और ये जो स्मृति मंधाना जी हैं वो वाइस कैप्टन है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1 लाइनर इसको करेंगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। थैंक यू।